आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फोर्थ चैप्टर क्लास 7th की हिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं मुगल एम्पायर के बारे में। हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया किस तरीके से 1000 ईयर्स को ट्रेस किया गया। उसके बाद हमने आपसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की भी बात की थी और कहीं ना कहीं हम दिल्ली सल्तनत को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखते हैं हमने फोर्थ चैप्टर में क्या सीखना है। आप देखने वाले हैं कि मुगल्स कौन थे। सबसे पहले तो हमें जानने की जरूरत है कि मुगल्स कौन है, किस तरीके से उन्होंने अपनी मिलिट्री कैंपेन्स की, किस किस जगह पर वो अपने खेमे बिछाने वाले हैं, लड़ाइयां करने वाले हैं, जंगे लड़ने वाले हैं। साथ में आप देखने वाले क्या ट्रेडिशंस थे उनके सक्सेशन के, कि बाप के बाद अगर बेटा राजा बनता है तो किस तरीके से, जैसे हम जनरली पढ़ते आ रहे हैं एंशिएंट से, और उसके बाद भी हमने पढ़ा कि जो बेटा होता है, जो सबसे बड़ा बेटा होता है, उसको साम्राज्य दे दिया जाता है। याद करिए हर्षा के केस में हमने आपको अलग से बताया था कि जो हर्षा है वो सबसे बड़ा बेटा नहीं है, ही इज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली, ही इज नॉट द सक्सेसर, डायरेक्ट सक्सेसर टू द थ्रोन। वो सीधा राजगद्दी का सीधा उत्तराधिकारी नहीं था। यह हमने चर्चा की थी आपसे। यहां पर आप देखने वाले हैं मुगल्स के रिलेशन जो दूसरे रूलर्स के साथ हैं वो कैसे होने वाले। ये रिलेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ट्रेस करना, वो भी हम देखेंगे। एक सिस्टम होता है, आप देखने वाले हैं क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, क्या गवर्नेंस के सिस्टम, चाहे आप मनसबदारी की बात करें या जागीरदारी की बात करें, तो किस तरीके से सिस्टम चलते थे और इन सिस्टम का मतलब क्या होता था, ये हम समझेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो समझने की जरूरत है हमें, जैसे जब्त क्या होता है, जमींदार क्या होते थे। साथ में हम बात करेंगे अकबर की पॉलिसीज की, कुछ अकबर की स्पेसिफिक पॉलिसीज रहने वाली हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज या फिर सोशल पॉलिसीज, उन पे हम स्टडी करेंगे, उन पे हम लाइट डालेंगे। मुगल एम्पायर जो आप देखने वाले हैं इतना बड़ा साम्राज्य बन गया, वो धीरे धीरे 17वीं सेंचुरी के आसपास आते आते थोड़ा कमजोर हो रहा था, तो उसके बारे में भी हमें चर्चा करना जरूरी है। और फाइनली हम अपना एक इंटरनेशनल एंगल डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे ओटोमन एम्पायर के बारे में, वहां के राजा और रानियों के बारे में। अब सवाल यही बनता है, आप देखने वाले हैं शुरुआत होती है मुगल्स की, काफी छोटी शुरुआत होगी, काफी मामूली सी शुरुआत होने वाली है, और काफी कम समय में आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य काफी बड़ा हो जाएगा। आप देखने वाले हैं जो 16th सेंचुरी, जो लेटर 16th सेंचुरी का पार्ट है, वहां पर ये मुगल्स आने वाले हैं। मुगल्स आपके आगरा और दिल्ली के आसपास के इलाकों पे ही कंट्रोल रखेंगे, और धीरे धीरे आप देखने वाले हैं 17th सेंचुरी आने तक ये पूरे सब कॉन्टिनेंट पे अपना अच्छा खासा वर्चस्व जमा लेते हैं, अपना अच्छा खासा इफेक्टिव कंट्रोल डेवलप कर लेते हैं। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। आप देखने वाले हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, क्या स्ट्रक्चर था इनका, क्या इनके गवर्नेंस के आइडियाज थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे ही ये इतना बड़ा साम्राज्य आगे जाकर भविष्य में जब टूटता है, उसके बाद भी इसकी आपको पॉलिटिकल लेगेसी देखने मिलने वाली है। किस तरीके से इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस रखा, क्या इनका पॉलिटिकल सिस्टम था, वो आपको सब कॉन्टिनेंट में देखने मिलता है। और इतना इफेक्टिव, इतना ज्यादा डीपली रूटेड है, इतनी गहराई तक समाया हुआ है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूं कि मुगल्स कौन थे। मुगल्स की कहानी अगर देखी जाए तो उनके हम डिसेंडेंट्स, जो उनके पूर्वज थे, उनका हम एक लीनेज ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। याद है फैमिली ट्री बनाया करते हैं हम, फैमिली ट्री में आप बताते हैं कि ये मेरे छोटे दादा के लड़के हैं, ये एक भाई एक बहन, फिर उसके बाद उनकी शादी हुई तो उनके 2 बच्चे हुए, उस तरीके से हम एक लीनेज ड्रॉ करते हैं। यहां पर आप देखने वाले हैं जो मंगोल्स हैं वो कहीं ना कहीं संबंधित है आपके मुगल्स से। एक तरफ जो मदर की साइड से देखेंगे आप, उनकी माँ की तरफ से अगर आप देखेंगे तो वो चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करते हैं और चंगेज खान के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं, जो मंगोल रूलर थे जिनने चाइना के आसपास के इलाकों में और सेंट्रल एशिया के इलाकों में राज किया। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। याद करिए हम दिल्ली सल्तनत में जब चर्चा कर रहे थे आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी या फिर आप मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो मंगोल इन्वेशन हो रहे थे या फिर मंगोल अटैक का जो हमेशा से डर बना रहता था, वो कैसा था। फादर की साइड से अगर हम बात करें, इनके फादर की साइड से ये तमूर से, जो तमूर लिन जो राजा थे उनसे संबंधित थे और तैमूर के सक्सेसर माने जाते थे, जिन्होंने ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर और आज का मॉडर्न टर्की है यहां पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था। तो दोनों आपको क्लियर होना चाहिए, मदर की साइड से चंगेज खान और फादर की साइड से तैमूर, ये 2 बड़े राजाओं का सम्मेलन का मिलन, उससे आप देखने वाले हैं कि मुगल आगे बढ़ने वाले हैं। मुगल्स में आप देखने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो ये आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से उनको पेंटिंग्स बनवाने का शौक था अपने जो ओरिजिनल एंसेस्टर है उनके साथ। मुगल्स जनरली अपने आप को मंगोल से कनेक्ट करना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उनको ज्यादा पसंद नहीं था कि उनके लीनेज में मंगोल्स का ज्यादा बात की जाए। क्यों? क्योंकि मंगोल्स ने जिस तरीके से मसाकर किया था, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को मारते गए थे, आपको मैं बताऊं चंगेज खान ने लगभग 40 मिलियन लोगों को मार दिया था। इस तरीके की बातें की जाती हैं, बहुत सारे लोगों को मारने का चंगेज खान, ना बीवी ना बच्चे किसी को नहीं छोड़ते थे, वो पूरे गांव के गांव तहस नहस कर देते थे। इस तरीके से मंगोल्स को जाना जाता था। अगर मंगोल्स कहीं इन्वेशन कर रहे हैं तो जो सामान होगा वो लूट के ले जाएंगे और पूरा गांव जो है उसको खत्म कर देते थे। इसीलिए ये जनरली कोशिश करते थे कि इनको
कनेक्ट ना किया जाए मंगोल से, मुगल इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं करते। ये ज्यादातर कोशिश करते थे कि इनको उज्बेक से जोड़ा जाए, जो उज्बेक से उनसे यहां से भी उनको कहीं ना कहीं जोड़ा जाता था, मंगोल्स को, इनकी लीनेज को कहीं ना कहीं, जो उज्बेक से बाद में इनके कॉम्पिटिटर्स भी बनेंगे तो भी इनको उनसे कनेक्ट किया जाता था। ये चीज आपको देखने मिलेगी। आप देखने वाले हैं कि जो मुगल्स हैं वो अपने तमूर एंसेस्ट्री का, जो तमूर मैंने बताया ईरान, इराक और तुर्की के आसपास के इलाके को कंट्रोल करते थे, उनके लीनेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, उनकी एंसेस्ट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे। सारे मुगल्स प्रयास करने वाले हैं कि अपनी जो पिक्चर ड्रॉ करवाएं वो तमूर के साथ करवाएं। ये पिक्चर जो मिलती है हमें, इस पिक्चर में हमें यहाँ पर ये तमूर बैठे मिलेंगे और तमूर के साथ सारे मुगल राजा आपको मिलने वाले हैं। आपको मिलने वाले बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर बाबर के फादर, फिर उसके बाद बाबर। इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट मिलने वाली है जो भी बड़े बड़े एम्पायर थे। और ये फाइनली आप देखेंगे औरंगजेब तक को इस पिक्चर में दिखाया गया है, मतलब पूरा 1700 तक सेंचुरी तक के सारे जो भी आपके मुगल शासक रहेंगे सबको इन पिक्चर में डिपिक्ट किया गया है। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ये आपको समझ में आने वाला है। और इस पिक्चर को मैं और आपको डिफाइन करके बताऊं, ये जो मिनिएचर है, मिनिएचर में आप देखने वाले बीच में जो बैठे हैं, जो सेंटर में बैठे हैं वो तैमूर है। ये जो मिनिएचर है आपका, ये 1702 के आसपास बना है, 1702 से 1712, लगभग 10 साल में ये पेंटिंग बनाई गई। यहाँ पर आपको डिसेंडेंट्स बताए गए हैं, मुगल एम्पायर के जो राजा रहे हैं, जो भी एम्परर्स रहे हैं, उन सबकी फोटोज बनाई गई। तैमूर आपके सेंटर में है। राइट में आप देखने वाले तो सन, जो तैमूर के सन है, मिरान शाह, जो आपके फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आप समझ रहे हैं, दादा के दादा के दादा। उसके बाद उनके बेटे अबू सईद बनाए गए हैं, जो बाबर के ग्रैंडफादर है। फाइनली फिर आप देखने वाले हैं बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर जो बने, जो आपके सुल्तान मोहम्मद मिर्जा है। इसके बाद आप देखेंगे उमर शेख, जो बाबर के फादर है, उमर शेख, उनकी भी पेंटिंग है। फाइनली आप देखने वाले हैं बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, सबकी आपको पेंटिंग्स मिलने वाली हैं इस पर्टिकुलर पेंटिंग में, जो 1702 से 1721 की 12 के बीच में बनाई गई। तो मुगल्स को काफी शौक था इस चीज का कि उनको जो उनका तमूरियत लीनेज था उसको फॉलो किया जाए और उसको ज्यादा डिस्प्ले किया जाए। मंगोल्स को ज्यादा, वो मंगोल लीनेज को ज्यादा वो लाइक नहीं करते थे, ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एम्परर की। जो सबसे पहले आपके मुगल आते हैं उनका नाम था बाबर। बाबर के साथ आपको याद रखना है जो पानीपत की लड़ाई होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी। अब आप समझिए 12 साल की उम्र में इनको राजा बना दिया जाता है, इनको गद्दी पे बैठा दिया जाता है फरगना नाम की जगह का। फरगना में आप सोचिए 12 साल में बच्चा, मेरे हिसाब से शायद 12 साल में बच्चा होता होगा चौथी पांचवी, इतनी उम्र होती होगी, और ज्यादा भी होगा। आप यहां पर समझिए इतनी छोटी उम्र में आपको एडमिनिस्ट्रेशन देना कितना बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन बाबर उतना ज्यादा इंटेलेक्चुअली तैयार था कि उसको फर्स्ट मुगल एम्पायर जो था, एम्परर जो था बाबर, उसको 12 साल की उम्र में आपने फरगना का राजा बना दिया, फरगना की गद्दी पे बैठ गया। तो इसके बाद आप देखने वाले हैं वो इन्वेशंस चालू करेंगे और इन्वेशंस की वजह से देखेंगे उनकी गद्दी छिन जाती है। इन्वेशंस जो होंगे उससे उनकी गद्दी छिन जाएगी। फिर उसके बाद वो घूमते रहेंगे काबुल के आसपास और फिर काबुल को सीज करेंगे। वो काबुल सीज करेंगे 1504 में, काबुल के ऊपर कंट्रोल करेंगे और 1526 में फाइनली आप देखने वाले हैं, याद करिए हमने लोधीस के बारे में बात की थी, सिकंदर लोधी के बारे में, बहलोल लोधी के बारे में और इब्राहिम लोधी के बारे में बात की थी। यहां पर आप देखने वाले हैं कि इब्राहिम लोधी को हराने वाला है और सुल्तान ऑफ दिल्ली है जो इब्राहिम लोधी, उसको हराएगा और उसके बाद दिल्ली और आगरा को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि अगर बाबर की जीत हुई तो वो इसीलिए क्योंकि उसके पास कैनन्स थी, उसके पास फायर पावर था, वो गन पाउडर यूज कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में गन पाउडर यूज हुआ या कैनन यूज हुई, ये 16th सेंचुरी की बात है ये। लेकिन जो गन पाउडर यूज होने की शुरुआत हुई थी वो भारत में 14th सेंचुरी से ही हो गई थी। ये आपको समझने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है जो फायर आर्म्स हैं, वो फायर आर्म्स गुजरात में पहले से यूज किए जा चुके थे। गुजरात में, मालवा में और दक्कन में, डेक्कन कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में, वहां पर यूज किए जा चुके थे। बाबर जब आता है वो 1600 के आसपास इस चीजों को यूज करता है। इंपॉर्टेंट इनकी स्ट्रैटेजी थी, इनका लड़ने का तरीका था, इनकी एफिशिएंसी और इनकी स्पीड थी जो कहीं ना कहीं अनकंपेरेबल थी इनके जो कॉम्पिटिटर हैं इब्राहिम लोधी के केस में। ये आपको समझने की जरूरत है। हम जरा लीनेज की बात करें, हम कैंपेन्स और इवेंट्स की बात करेंगे एक एक राजा के हिसाब से, एक एक आपके एम्परर के हिसाब से, तो वो देखते हैं। आप देखिए बाबर 1526 से 1530, बड़ा ही छोटा टाइम, 4 साल ये रहने वाले हैं, लेकिन 4 साल में ये किस तरीके से कंट्रोल एस्टैब्लिश करेंगे ये देखते हैं। 1526 की बात करें, 1526, इब्राहिम लोधी को ये हरा देते हैं। जो अफगान सपोर्टर्स थे पानीपत में उनको भी ये हरा देते हैं। इब्राहिम लोधी, जो लोधीज हैं वो अफगान थे, उनको हरा दिया जाता है। आगे देखने वाले हैं आप 1527 में। 1527 में क्या होने वाला है, आपके राणा सांगा को हरा दिया जाएगा, राणा सांगा को हराया जाएगा और राजपूत रूलर्स वगैरह हैं उनको भी कहीं ना कहीं हरा दिया जाएगा।
ये खनुआ में होता है, ये 1527 में होता है, ये आपका बैटल ऑफ खानवा होता है। खानवा या खनुआ इसको पढ़ते थे, और यहां पर राणा सांगा और उनके साथ के जो राजपूत रूलर्स थे उनको हरा दिया जाता है। आप 1528 में देखने वाले हैं। 1528 में आपको समझ में आएगा किस तरीके से पूरी कहानी अलग एक मोड़ लेती है। यहां पर राजपूत जो चंदेरी के हैं उनको भी हरा दिया जाएगा। धीरे धीरे ये अपना जो स्ट्रेंथ है वो एस्टेब्लिश करेंगे। मुगल साम्राज्य एस्टेब्लिश करने की जो पहला कदम है उस पर चढ़ जाएंगे, आगरा और दिल्ली को काफी स्ट्रांग बना देंगे, और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। 1530 के आसपास आप देखने वाले हैं आपके बाबर की डेथ हो जाएगी। बाबर की जैसी डेथ होने वाली है उसके बाद हुमायूं आने वाला है गद्दी पर। जो जिहाद है, जो जिहाद शब्द आज के समय आपको सुनने मिलता है टेररिज्म के संबंध में, वो शब्द को इंडिया में फर्स्टली आपके बाबर ने यूज किया था, और जिहाद करते ही, जिहाद का शब्द यूज करके ही उन्होंने अपनी पूरी फौज को तैयार किया था राणा सांगा के लिए लड़ने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी रिलीजियस चीजें हैं जिनको आपने बैटलफील्ड में यूज करके जीत हासिल करने का प्रयास किया है। याद करेंगे वो पद्मावत पिक्चर जिसमें एकदम से वो इस्लाम का झंडा लेता है अलाउद्दीन खिलजी और उसको छोड़ देता है, तो सारी जो फौज जो लड़ नहीं रही थी, जो लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, वो एकदम से दौड़ के उस झंडे को पकड़ देती है और उनका जो हौसला है वो फिर से बुलंद हो जाता है, फिर से वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें किया करते थे जो आपके एम्परर्स होते थे, उनकी फौज में फिर से ताकत भरने के लिए। हुमायूं जो 1530 से 1540 के बीच में, फिर 1555 से 1556 के बीच में कंट्रोल एस्टैब्लिश करेंगे दिल्ली आगरा के इलाकों में, इनकी कहानी आप देखने वाले हैं। इन्होंने जैसे इनके पिता ने, जैसे बाबर ने प्लान किया था अपनी विल में कि मैं अपने जो साम्राज्य है उसको अपने बेटों में बांट दूंगा, ये कोशिश करते हैं, अपने सारे भाइयों में साम्राज्य को बांट देते हैं। इनमें से एक उनका ब्रदर था जिसका नाम था मिर्जा कमरान। ये काफी कमजोर था और ये एम्बिशियस भी था। ये बड़ी परेशानी वाला कॉम्बिनेशन होता है कि आप कमजोर भी हैं, आप जो चाहते हैं उसकी कीमत भी अदा नहीं करना चाहते, लेकिन आप उस चीज को चाहते भी हैं। यू आर वीक, ऑन द अदर हैंड यू आर एम्बिशियस। और इस वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे हुमायूं को बहुत परेशानी होती है, और जो उसके अफगान कॉम्पिटिटर्स थे वो सर उठा लेते हैं और वो हुमायूं को हराते हैं। हुमायूं हार जाता है। दो लड़ाइयां होती हैं, एक आपकी चौसा में लड़ाई होगी, उसके बाद आपकी कन्नौज में लड़ाई होगी 1539 और 1540 में, और यहां से आपको हुमायूं को ईरान भागना पड़ता है। ईरान वहां जाता है। ईरान में जो सफाविद शाह है, सफाविद शाह इसको हेल्प करते हैं, इसको रिसीव करते हैं, और धीरे धीरे आप देखने वाले हैं 1555 के आसपास हुमायूं में ताकत आएगी। हुमायूं अपने साथ कोशिश करेगा, आर्मी इकट्ठी करेगा और वहां से वो दिल्ली को जीतेगा। 1555 में वो दिल्ली को जीतता है और 1556 में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ी से फिसल कर नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। अब हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े राजा के बारे में, अकबर द ग्रेट, द एम्परर अकबर। इनके बारे में हम अगर पढ़ें तो 13 साल की उम्र में इनको कंट्रोल मिलता है। यहां आप देखने वाले हैं इनको एम्परर बना दिया जाता है 13 साल में। बाबर के बारे में बात की थी मैंने कि 12 साल में उनको थ्रोन पर बैठा दिया जाता है, अकबर को 13 साल में थ्रोन पर बैठा दिया जाएगा। वहां पर अगर हम बात करें तो उनके रीजेंट थे, आपने सुना होगा बैरम खान के बारे में, जोधा अकबर आप सबने देखी होगी। वहां पर आपने देखा होगा बैरम खान जो थे, बैरम खान अपने हिसाब से चीजों को चलाते थे। साथ में उनका जो डोमेस्टिक स्टाफ था वो भी अपने हिसाब से चीजों को चला रहा था। वो एक रीजेंट की तरह काम कर रहे थे, एक गार्डियन की तरह काम कर रहे थे। अकबर 1556 से लेकर 70 के आसपास वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसके जो रीजेंट हैं उनसे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपना स्वतंत्र राज चलाने लगता है, अपने हिसाब से चीजों को चलाने लगता है। वो कोशिश करता है मिलिट्री कैंपेन्स करे सूरीज के आसपास। जो सूरीज थे आपके अफगान हैं, उनके लिए जो भी इलाके थे उनके, उन पे मिलिट्री कैंपेन्स होते हैं जो अफगान्स को सप्रेस करते हैं और अफगान्स को अलग कर देते हैं। वो एक तरीके से बदला लेता है अपने पिता का सूरीज से, जो आपके शेरशाह सूरी और उनके जो लीनेज वाले लोग थे। शेरशाह तो पहले ही मर गए थे, उसके बाद के लीनेज से ये बदला लेने वाला है। साथ में आप देखेंगे जो आपके नेबरिंग किंगडम्स है, चाहे आप मालवा की बात करें, मालवा के अलावा आप गोलकोंडा की बात करें, यहां पर भी मिलिट्री कैंपेन्स होते हैं। एक ब्रदर था उनका जो हाफ ब्रदर कहेंगे, उसका नाम था मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम ने भी रिवॉल्ट कर दिया था। रिवॉल्ट करने की वजह से, आंदोलन करने की वजह से इसको भी सप्रेस कर दिया जाता है, इसको भी हरा दिया जाता है। साथ में जो उज़्बेक कॉम्पिटिटर्स हैं इनके, इनको भी कहीं ना कहीं इनको भी सप्रेस किया जाएगा। इनके लिए भी मिलिट्री आपकी तैयार रहेगी और मिलिट्री कैंपेन्स ये तमाम चल रही थी। साथ में आप देखने वाले हैं जो चित्तौड़ के ससोदिया राजा हैं, ये भी कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। अकबर से लड़ाई होती है। आपकी वो कहानियां जो है महाराणा प्रताप वाली, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देखने वाले 1516 के आसपास रणथंभौर पे भी ये धावा बोलेंगे, ये कैंपेन करने वाले। तो 1568 में सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़, उसके बाद 1569 में रणथंभौर। 1570 से लेके 85 तक वो गुजरात में कैंपेन करने वाले हैं। गुजरात के बाद आप देखने वाले हैं जो ईस्ट बिहार है, बंगाल है और उड़ीसा, इन जगहों पर भी कैंप्स करने वाले हैं, मिलिट्री कैंप्स लगने वाले हैं। यहां की कैंपेन्स के बाद फाइनली आप देखने वाले हैं जो मिर्जा हकीम है, इनने काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था सिचुएशन को।
और ये काफी लंबा समय ले गए। इसके बाद फाइनली इनका काम तमाम हो जाता है, मिर्जा हकीम की कहानी खत्म हो जाती है। अकबर एक्सपेंशन करते हैं 1585 से लेके 1605 तक। एक्सपेंशन होने वाला है इनका नॉर्थ वेस्ट में, कांधार के एरिया में भी कहीं ना कहीं, जहां पर सफाविद कंट्रोल करते थे आपके ईरानियन राजा, उनकी जगहों को भी ले लिया जाएगा, कांधार के इलाकों को ले लिया जाएगा, कश्मीर भी एनेक्स कर लिया जाएगा और साथ में काबुल को भी कंट्रोल में ले लिया जाएगा, उसको भी एनेक्स कर लिया जाएगा। यहां पर आप देखने वाले हैं डेक्कन में भी एक्सपेंशन होने वाला है, बेरार का एरिया में भी एक्सपेंशन होने वाला है, खानदेश जो एरिया है महाराष्ट्र के आसपास का और अहमदनगर, यहां इस एरिया को भी एनेक्स कर लिया जाएगा। मतलब अकबर धीरे धीरे अपना एनेक्सेशन कर रहे थे। साथ में एंड में आप देखेंगे कुछ एंड ईयर्स में या जो लास्ट ईयर्स थे उनके कैंपेन के, उस वहां पर आपको डिस्ट्रैक्शन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आपके सलीम है, प्रिंस सलीम जिनको हम जहांगीर कहते हैं, उन्होंने रेबेलियन कर दिया था, उन्होंने खिलाफत के बिगुल बजा दिया था और इस वजह से आप देखने वाले हैं जो प्रिंस सलीम के रेबेलियन को सप्रेस करने में जो मेजर एनर्जी है वो अकबर की लग जाती है और फाइनली फिर जहांगीर राजा बनते हैं। जहांगीर जो है, जैसे आपके अकबर ने कंटिन्यू किया था जो कैंपेन्स चलाई थी, उसी तरीके से ये भी मिलिट्री कैंपेन्स चलाने वाले हैं और फाइनली जो सिसोदिया राजा है ये इनके कंट्रोल में आ जाते हैं, जो मेवाड़ के राजा हैं ये इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। राजा का नाम था अमर सिंह। साथ में आप देखने वाले हैं मुगल्स की सर्विस भी एक्सेप्ट करेंगे, साथ में जो भी और सक्सेसफुल कैंपेन्स थी उनके बारे में बात करने के अलावा कुछ अनसक्सेसफुल कैंपेन्स थी। जैसे आप बात करें सिख की, अहियोम, यहां पर भी इन्हें कोशिश की, अहमदनगर में भी इन्होंने कोशिश की अपना एनेक्सेशन करने की और एक्सपेंशन करने की। उसके बाद फाइनली जैसा शाहजहां ने किया था, कर्मा बिल्कुल घूम कर आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहानी यहां पर भी आएगी। जहांगीर के बारे में आप देखेंगे कि जहांगीर को भी अपने बेटे की तरफ से रेबेलियन का सामना करना पड़ता है। जो प्रिंस शाहजहां थे जिनको खुर्रम कहते थे, उन्होंने भी रेबेलियन कर दिया। जैसा जहांगीर ने अकबर के साथ किया था वैसा शाहजहां जहांगीर के साथ करता है। नूरजहां जो जहांगीर की वाइफ थी, वो कोशिश कर रही थी कि जो प्रिंस खुर्रम है या फिर शाहजहां है, इनको आप साइडलाइन कर दें, इनको मार्जिनलाइज कर दें और कोई और जाकर मुगल साम्राज्य का राजा बने, मुगल साम्राज्य का एम्परर बने। पर यह चीज नहीं होती है। खुर्रम रिबेलियन करते हैं और फाइनली ये राजा बन जाते हैं। अब आप देखने वाले शाहजहां की कहानी आ गई। शाहजहां जो है, इन्होंने अपनी जो कैंपेन थी, आप देख रहे हैं अहमदनगर और आसपास के इलाके जो डेक्कन में आते हैं, इसको कंटिन्यू रखा। साथ में जो अफगान नोबल हैं आपके खान जहां लोधी, इन्होंने भी रिबेल कर दिया था। इनके रिबेलियन को दबाया जाता है और इनको डिफीट किया जाता है। और भी कैंपेन्स होते हैं, अहमदनगर में होने वाली है, बुंदेलास जो है उनके खिलाफ भी होने वाले हैं कैंपेन्स। ओरछा को कंट्रोल में ले लिया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी है। नॉर्थ वेस्ट में इनके कैंपेन्स होंगे जिनमें बल्क है जो उज्बेक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उसको, साथ में और भी अनसक्सेसफुल कैंपेन्स होती हैं। आप याद करिए अकबर के बारे में मैंने बताया था कि कांधार को वो कैप्चर कर लेता है। ये चीज जहांगीर के समय पर हार जाते हैं जहांगीर और सफाविद के कंट्रोल में वापस कांधार आ जाता है। अहमदनगर की बात करें, इसको फाइनली एनेक्स कर लिया था और बीजापुर के आसपास की जगहों से भी आपने पीस एस्टेब्लिश कर लिया था। यहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और फाइनली आप देखने वाले हैं जो सन होने वाले हैं, औरंगजेब और तमाम जो भी प्रिंसेस होंगे वो लड़ने वाले हैं गद्दी के लिए। शाहजहां की गद्दी के लिए या फिर साम्राज्य की गद्दी के लिए लड़ाई होने वाली है आपके औरंगजेब के बीच में और दारा शिकोह के बीच में। ये आपने कहानी सुनी होगी, बड़ी ही पॉपुलर है। और उसके बाद वो बाकी जिंदगी अपनी जेल में काटते हैं आगरा में और फाइनली मर जाते हैं। उसके बाद हम फाइनली बात करने वाले हैं आखिरी राजा, जो आखिरी स्ट्रॉन्गेस्ट किंग कह सकते हैं हम, स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर कह सकते हैं, औरंगजेब। औरंगजेब ने नॉर्थ ईस्ट में जो अहोम है उनको हरा दिया, जो असम के आसपास के इलाकों में। उसके साथ आप देखने वाले हैं ये जो कैंपेन है ये 1663 में होती है। मेजर पार्ट जो उनका जाता है वो डेक्कन में जाने वाला है, ये हम सबको पता है, जो मराठास के बारे में हमने कहानियां सुनी। आप देखने वाले हैं कि नॉर्थ वेस्ट में यूसुफजाई और सिख जो हैं ये कहीं ना कहीं अपने अपने रिबेल कर देंगे, रिबेलियन करेंगे और इनके ऊपर भी लड़ाइयां होंगी। और आप देखने वाले हैं टेम्परेरी सक्सेसफुल, मतलब थोड़ी देर के लिए उन्हें सक्सेसफुल हो गए थे, वो थोड़ी देर के लिए उन्हें सप्रेस कर दिया था। जो घाव है उस पर पट्टी लगा दी थी लेकिन उसकी सर्जरी नहीं हुई थी। इस तरीके की सिचुएशन यूसुफजाई और सिख के साथ रहने वाली है। जो मुगल्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करने वाले हैं सक्सेशन में। जो आपके इंटरनल पॉलिटिक्स है राठौर्स की, उसमें भी कहीं ना कहीं इंटरफियर करने वाले हैं कि इसको राजा बनाया जाए या इसको राजा नहीं बनाया जाए। मारवाड़ में ये कहानियां चल रही थी, इंटरफियर कर रहे थे। जैसे आज भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो अमेरिका है वो इंटरनेशनल फोरम में बहुत सारी कंट्रीज में इलेक्शन में इंटरफेयर करता है, वैसे यहां पर भी इंटरफेरेंस देखा जा रहा था। जो मुगल्स हैं ये इंटरफेयर करते थे। मराठा
चीफ की बात करें, शिवाजी की पर्टिकुलरली, तो यहां पर भी इनिशियली जो कैंपिंग्स की गई औरंगजेब के द्वारा उसमें काफी सक्सेस मिली उनको शिवाजी के खिलाफ। लेकिन बाद में जिस तरीके से शिवाजी आपके आगरा से भाग जाते हैं, उनको कैप्चर कर लिया जाता है, बड़ी शानदार कहानी है, आप कभी शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आगरा बुलाकर उनको कैप्चर कर लिया जाता है। बाद में शिवाजी भागते हैं वहां से एक फल की टोकरी में, और यहां से आप देखने वाले हैं वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर देंगे और धीरे धीरे अपना पावर कंसोलिडेट करते जाएंगे। और इससे उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता औरंगजेब के पास। औरंगजेब अपना मुख्यतः टाइम देखने वाले हैं आप कि डेक्कन में लगाने वाले हैं। इसीलिए डेक्कन का जो ये पूरा सिनेरियो था, इसको डेक्कन अल्सर कहते हैं औरंगजेब के लिए। ये जो डेक्कन अल्सर है, इसने औरंगजेब के जीवन के 25 साल ले लिए। 25 साल ये डेक्कन सल्तनत में डेक्कन अल्सर को ही कंट्रोल करता रहा, जो डेक्कन है उसमें ही पीस एस्टेब्लिश करने के लिए काम करता रहा। साथ में औरंगजेब के साथ भी वही कहानी चलने वाली, जैसा उन्होंने अपने पिता के साथ किया उनके साथ भी होता है। अकबर जो है औरंगजेब के बेटे, अकबर 2 कहते हैं जिनको हम, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे रिबेल किया, और रिबेल करने के बाद मराठास का सपोर्ट मिलता है इनको, और साथ में आपके डेक्कन के सुल्तान है उनका सपोर्ट मिलता है। और फाइनली अकबर का जो रिबेलियन है उसको सप्रेस कर दिया जाता है, और अकबर जो है वो सफाविद भाग जाता है। उसके बाद कभी नहीं देखा गया। अकबर की रिबेलियन के बाद आप देखने वाले हैं जो पूरी आर्मीज हैं उनको डेक्कन सल्तनत के पीछे लगा दिया गया था। जो बीजापुर है उसको 1685 में कंट्रोल में ले लिया गया, अपने एनेक्सेशन कर लिया गया, और जो गोलकोंडा है उसको 1687 में। इस तरीके से चीजें चलने वाली है। ये अपना पूरा टाइम डेक्कन्स में मराठास के अगेंस्ट लगाने वाले हैं, शिवाजी के पीछे लगाने वाले हैं, और जो गुर्रेला वॉरफेयर थी उसकी वजह से काफी परेशानी हो रही थी औरंगजेब को, क्योंकि ये जो वॉरफेयर का सिस्टम है इसमें औरंगजेब तैयार नहीं थे, और मराठास जो थे वो उसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे। ये आपको समझने की जरूरत है। साथ में और भी इंपॉर्टेंट चीजें आप देखेंगे, पूरे एम्पायर में छोटे छोटे रिबेलियन हो रहे थे, चाहे सिख की बात करें, जाट्स की बात करें, सतनामीज की बात करें, इन सब का कहीं ना कहीं रिबेलियन हो रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी परेशानी बन गई थी औरंगजेब के लिए। डेक्कन में भी लगे हैं, डेक्कन में भी आपको इंपॉर्टेंस देना है, साथ में सिख परेशान कर रहे हैं, जाट्स परेशान कर रहे हैं, सतनामीज भी परेशान कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप देखने वाले आयोम्स हैं, डेक्कन में आप देखने वाले मराठास हैं। ये हर जगह से एम्पायर्स में रिबेलियन चालू हो गए थे, एम्पायर की वीकनिंग चालू हो गई थी, एम्पायर कमजोर होना चालू हो गई थी। इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, उसके जो सक्सेसर्स आएंगे उनमें सक्सेशन की लड़ाई होने वाली है। हमेशा की तरह परंपरा अनुसार आप देखने वाले हैं, जैसे अकबर के समय पर जहांगीर ने रिबेलियन किया, जहांगीर के समय पर खुर्रम जो आपके शाहजहां, उनने रिबेलियन किया, शाहजहां के टाइम पे औरंगजेब और उनके दारा सिको, इनमें लड़ाइयां हुई। आगे औरंगजेब के टाइम पे अकबर 2 रिबेलियन करते हैं। उसी तरीके से औरंगजेब की डेथ के बाद जो गद्दी है, जो थ्रोन है, उसके लिए लड़ाई चालू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कैंपेन्स जो की गई अकबर के द्वारा और औरंगजेब के द्वारा। यहां पर आप देखेंगे काबुल और कांधार, ये कांधार याद करिए, मैंने आपको बताया था सफाविद के कंट्रोल में था, अकबर ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। यहां पर कश्मीर भी एनेक्स कर लिया गया था अकबर के द्वारा, ये भी मैंने आपको बताया। लाहौर, पंजाब, ये सारी एरियाज पे धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट बनाई जानी थी। मैंने आपको बताया रणथंभौर को कंट्रोल में ले लिया, चित्तौड़ को, ये सारी जगहों को कंट्रोल में लिया जा रहा था। बंगाल में भी इंपॉर्टेंट कैंपिंग हुई थी अकबर की, गुजरात में भी इंपॉर्टेंट कैंपिंग हुई, मालवा में भी इंपॉर्टेंट कैंपिंग होगी, और बेरार के बारे में भी मैंने बताया था। याद करिए गोलकोंडा मैंने बताया, गोलकोंडा के साथ अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, सॉरी गोंडवाना, ये गोंडवाना को कंट्रोल अकबर ने कर लिया था, और गोलकोंडा और बीजापुर को औरंगजेब के टाइम पर एनेक्स किया गया था। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर हमें फोकस रखना है। आप देखने वाले हैं मुगल्स में ट्रेडिशन जो था, हमने जो बात की थी एंशिएंट हिस्ट्री में हमने ये बताया था कि जो ट्रेडिशन है राजा बनने का, जो सबसे बड़ा बेटा होता था राजा का, उसको बना दिया जाता था किंग। लेकिन यहां पर आप देखने वाले हैं ये चीज में बिलीव नहीं करते थे। दे डिडंट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रेमोजेनिटर। प्रेमोजेनिटर में ये होता है जो सबसे बड़ा बेटा होता है राजा का, उसी को राजा बना दिया जाता है। लेकिन मुगल्स में ये वाला रूल नहीं था। इसलिए आप देखने वाले हैं जैसे ही एक राजा मरता है या राजा वीक होता है तो उनके बेटे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं अपना पावर एस्टैब्लिश करने के लिए। उसकी दूसरी तरफ ये कोशिश करते थे, जो तिमूर के कस्टम है, तिमूरिद सिस्टम है, और जो मुगल का कस्टम रहा है कि आप जो भी सन रहेंगे उनमें बराबरी से अपने साम्राज्य के हिस्से कर देंगे, साम्राज्य को बांट देंगे। याद करिए बाबर की बिल, बाबर ने अपनी बिल में यह कहा था, उसने अपनी बिल में बहुत ही क्लियरली ये लिख दिया था कि मेरा जो साम्राज्य है वो मेरे सारे लड़कों में बांट दिया जाए। इस तरीके का जो कोपार्सिनरी सिस्टम होता है इनहेरिटेंस का, इसको फॉलो करने की बात होती थी मंगोल्स में। लेकिन यहां से एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज आ जाता था कि इतने बड़े एम्पायर को आप बांट रहे हैं, वहां पर आपकी एक दूसरे में लड़ाई होगी, और फाइनली जो राजा बन जाता था उसी के हाथ में पूरा एम्पायर आ जाता था। तो यहां प्रिमोजेनिटरी सिस्टम जो चलता था उसको फॉलो ना करके कोपार्सिनरी सिस्टम को ये यूज किया करते थे।
आप देखेंगे मुगल्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम यह किया कि राजपूत से उन्हें मैरिज अलायंसेस बनाए। जहांगीर की जो मदर है वो कछवा प्रिंसेस थी, वो डॉटर थी राजपूत रूलर ऑफ अंबर की। जो अंबेर आज के समय जो जयपुर के आसपास का इलाका है वहां की थी वो। जो आपकी शाहजहां की मदर है, जहांगीर की वाइफ, वो राठौर प्रिंसेस होने वाली हैं, वो राजपूत रूलर जो मारवाड़ के हैं जोधपुर के आसपास, वहां की थी वो। इस तरीके से उन्हें मैरिज अलायंसेस और रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए थे राजपूत से। दूसरे रूलर से मुगल्स के कैसे रिलेशन थे इसके बारे में हम बात करें तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट कैंपिंग चलती रहती थी। जो मुगल रूलर्स हैं वो कोशिश करते थे एक्सपेंशन करते रहे, दूसरे रूलर्स को अपने अंदर एनेक्स करने का, दूसरे किंगडम्स को एनेक्स करने का प्रयास करते रहते थे, खासकर उन लोगों को जो पर्टिकुलरली उनकी अथॉरिटीज को रिफ्यूज करते थे। जिनमें आप देखने वाले हैं मुगल जैसे जैसे पावरफुल हो जाएंगे, जैसे जैसे ये सारे लोग उन सब के साथ या तो वॉलंटरीली जुड़ेंगे या फिर आपके मिलिट्री माइंड से, आपके मिलिट्री कैंपिंग के बाद जुड़ेंगे। इनमें कुछ पॉपुलर फैमिलीज थी जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था मुगल सजोरिनिटी को या मुगल अथॉरिटी को। उनमें पर्टिकुलरली आप देखने वाले हैं सिसोदिया राजपूत जो है मेवाड़ के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना। काफी लंबे समय तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये इसके बाद, इस कैंपेन के बाद आप देखेंगे फाइनली जहांगीर के टाइम पर आकर इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। और साथ में इन्होंने, मुगल्स ने जो एक ऑनररी पोस्ट दिया करते थे, वतन जागीर दिया करते थे, एक असाइनमेंट, वो भी एक्सेप्ट कर लिया था। ये सारी चीजें हो रही थी। उनको लैंड दिया गया था जिसको आप वतन कहते हैं, उस लैंड को भी दिया गया था। तो वतन हमें याद रखना, वतन जो मुगल टाइम पे था, वतन का मतलब होता था लैंड। तो ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे आप देखने वाले हैं एक केयरफुल बैलेंस मेंटेन किया जाने वाला है। यहां पर आप देखेंगे कभी भी ह्यूमिलिएट नहीं किया जाएगा राजा को। आप अगर हार गए तो आपको बेइज्जत नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो सोचने और समझने वाली बात है। मुगल्स क्या करते थे, कभी भी ह्यूमिलिएट नहीं करते थे। वो कोशिश करते थे जो हार गया है उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेते थे और इस तरीके से धीरे धीरे जो राजा है या चीफ है उनको अपने अंडर में लेकर आए वो। पर इसकी वजह से कहीं ना कहीं बैलेंस एस्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम होती थी। वो जैसे ही ये राजा पावरफुल होते थे ये फिर से रिबेलियन कर देते थे, फिर से ये मुगल साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो जाते थे। मुगल्स की अगर हम बात करें तो उन्हें रिक्रूटमेंट किस तरीके से किए इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। जो आपके टर्किश हैं, जो टर्किश नोबल होते हैं, तुरानी, वो काफी कम या सिलेक्टिव नंबर में थे, स्मॉल नंबर में थे। उसके अलावा आप देखने वाले हैं इनके साथ ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठास और तमाम अलग ग्रुप्स भी जुड़ने वाले हैं। इन सब ग्रुप्स को ये एनरोल किया करते थे सर्विस में, और सर्विस में इनको एनरोल करके मनसबदार बना दिया जाता था। हम मनसबदार समझते हैं, मनसबदार क्या चीज होती है? मनसबदार वो इंडिविजुअल होता है जो मनसब होल्ड करता है। अब दूसरी परेशानी शुरू हो गई, सर मनसबदार तो बता दिया कि मनसबदार वो है जो मनसब होल्ड करता है, लेकिन ये मनसब क्या चीज है? तो मनसब होती है एक पोजीशन या एक रैंक। अब हम और क्लियरली समझते हैं कि मनसब क्या है। तो मनसब में आपको एक रैंक दी जाएगी, उस हिसाब से आपको सैलरी भी दी जाएगी और आपको एक मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। मान के चलिए आपको मनसबदार बना दिया 1000 सिपाहियों का, तो आपको 1000 सिपाही तैयार रखने होंगे। उनके साथ जो घोड़े और जो भी उनको लड़ाई के लिए वेपन्स और सारी चीजें चाहिए वो भी आपको लाकर देनी पड़ेंगी, वो भी आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। ये मनसबदार का काम होता था। यहां पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करी जाएगी कि एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू एडेड होती थी आपकी रैंक और सैलरी के हिसाब से, और वो आपको नंबर ऑफ पीपल, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया अगर 1000 आदमी आपको मेंटेन करने, 1000 की फौज, 5000 की फौज, तो ये सब आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसको आप कहते थे जात। साथ में आप देखने वाले हैं जो हायर जात है, इसका मतलब यह है कि जो नोबल मैन है, जिनकी ये हायर जात है, उनको पोजीशन काफी प्रेस्टिजियस मिलने वाली है, वो काफी सम्मानित होंगे, और साथ में उनकी जो सैलरी होने वाली है वो भी बहुत ज्यादा होने वाली है। उनको जो कोर्ट है, जो सभा है, उसमें काफी रिस्पेक्ट मिलने वाली है, और उसके अलावा उनकी सैलरी भी काफी हाई होने वाली है। मैंने आपको बताया मिलिट्री में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है, वहां पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे ये मनसब्स। यहां पर आपको सवार देखने मिलेंगे, कैवलरी मैन देखने मिलेंगे, तीरंदाज मिलेंगे, और इन सब का काम भी रिव्यू करने का काम है या फिर रजिस्टर करने का काम है। ये सारा भी मनसबदारी के अंदर आता था, मनसबदार के अंदर आता था। हॉर्सेस को ब्रांडिंग की जाती थी, हॉर्सेस को दाग किया जाता था कि अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं, ये सारी चीजें चेक कराते थे आप। पहले तो आप रिव्यू करवाएंगे कैवलरी का, फिर उसके बाद आप ब्रांडिंग जो हॉर्स की है वो है कि नहीं ये देखेंगे, आप लोगों को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ही आपको सैलरी मिलने वाली है। तो ये प्रोसेस था आपका सैलरी लेने का। मनसबदार जो है वो सैलरीज रिसीव करते थे रेवेन्यू असाइनमेंट्स के हिसाब से, उनको जागीर मिला करती थी।
जागीर मिला करती थी या फिर इक्ता जैसा होती थी। याद करिए, इक्ता हमने दिल्ली सल्तनत में बताया, एक पीस ऑफ लैंड मिल जाता था उनको, जिसको आप जागीर या इक्ता कहते हैं। वहां से जो भी प्रोड्यूस होता था उसके अनुसार ये अपनी सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करके सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मुक्तिज, याद करिए हमने मुक्तिज पढ़ा था, मुक्तिज या इक्ताज पढ़ा था हमने, वहां पर हमने देखा था जो सैलरीज होंगी वो किस तरीके से दी जाती थी, आपको रेवेन्यू कलेक्ट करके दिया जाना पड़ता। यहां पर आप देखने वाले हैं जो ज्यादातर मनसबदार होने वाले हैं वो एक्चुअली वहां रहने नहीं वाले। मुक्तिज में वो वहां रहते थे, रिसाइड करते थे और वहां उनका ट्रांसफर होता था। यहां पर वो रहने नहीं वाले, सिर्फ वो एडमिनिस्टर करने वाले हैं, अपनी जागीर को एडमिनिस्टर करने वाले हैं। वो कोर्ट में प्रेजेंट रहते थे लेकिन जागीर को एडमिनिस्टर करते थे वो। तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। उनको सिर्फ रेवेन्यू का राइट था और कोई राइट नहीं था उस जमीन पर, उस जागीर पर सिर्फ रेवेन्यू राइट था। आप रेवेन्यू वहां से कलेक्ट कर सकते हो, बस यही चीज थी। यहां पर आप देखने वाले हैं उनको सिर्फ रेवेन्यू राइट था, वो सिर्फ वहां से उनके जो सर्वेंट्स हैं वो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे और जो मनसबदार हैं वो कहीं ना कहीं किसी पार्ट में सर्व कर रहे होते थे आपके मुगल एम्पायर को। तो मनसबदार का काम ये नहीं था कि आपको वहां पे रहकर रेवेन्यू कलेक्ट करना है, आपके नाम पे वो मनसब दे दिया, आपके जो सर्वेंट है वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और आपका सैलरी वगैरह मेंटेन करने वाले हैं। और जो मनसबदार है वो कहीं ना कहीं कंट्री में सर्व कर रहा है आपके मुगल एम्पायर को। अकबर के राइन में आप देखने वाले हैं ये जागीर जो है इनको काफी केयरफुली असाइन किया जाता था। इनका जो रेवेन्यू है इसको काफी केयरफुली समझा जाता था और इसकी जो रेवेन्यू को कैलकुलेट किया जाता था वो रेवेन्यू जनरली इक्वल होता था आपके मनसबदार की सैलरी के। तो कितनी बारीकी से ये समझा जाता होगा कि यहां से इस जागीर से अगर 10 रुपए आ रहे हैं तो उस मनसब में जो मनसबदार की सैलरी है वो भी लगभग 10 रुपए के आसपास ही होती थी। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। औरंगजेब के राइन के टाइम पर आप देखेंगे कि इस तरीके का सिस्टम नहीं चलता। एक्चुअल रेवेन्यू जो होता था वो काफी कम होता था लेकिन उसको दिखाया जाता था काफी ज्यादा। ग्रांटेड सम जो होगा आपसे कह दिया जाएगा मैं आपको 100 रुपए देने वाला हूं या फिर मैंने आपको जो जागीर दी है उससे आपको 100 रुपए प्रोड्यूस होंगे, लेकिन एक्चुअली उस जागीर से प्रोड्यूस होते थे सिर्फ 20 रुपए या 50 रुपए या 60 रुपए। तो यहां पर जो आपके जागीरदार हैं उनके जो सर्वेंट्स होने वाले हैं वो अंडू प्रेशर डालते थे पीसेंट्स पे, उनसे जोर जबरदस्ती करके 100 रुपए वसूल करा करते थे। ये चीज आपको समझने की जरूरत है और यहीं से आपको डिक्लाइन समझ में आने लगेगा। जैसे ही रेवेन्यू कम होने वाला है, याद करिए मेरा फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू ई, आप अगर इकोनॉमी स्ट्रांग रखेंगे तो आप एम्पायर बना सकते हैं। एम्पायर इज इक्वल्स टू इकोनॉमी। यहां पर आपको देखने मिलेगा औरंगजेब के टाइम पे रेवेन्यू ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट नहीं होगा तो आपकी एम्पायर वीक होने लगेगी। ये चीज हो रही थी। आप देखने वाले हैं कहीं ना कहीं इसी वजह से जो आपकी जागीर्स हैं उनका नंबर भी कम हो रहा था। जागीर्स का नंबर कम हो रहा है, जागीर्स अगर कम हो जाएंगी तो जागीर्स कम होने की वजह से बहुत लंबी लाइनें लगने वाली हैं। आप देखने वाले हैं जागीरदारी के लिए बहुत लड़ाइयां होने वाली हैं, बहुत खींचतान चलने वाली। औरंगजेब इस चीज को कंट्रोल करने में असमर्थ था। ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल दिस, ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस। और इसी वजह से आप देखने वाले हैं जो राइन में पीसेंट्स जो है वो रेवेल कर देंगे, उनको इतनी ज्यादा परेशानियां होने वाली हैं। पीसेंट्स एक समय तक तो सप्रेस होने वाले हैं, उसके बाद जो सेम रिलीजन से या फिर एक सेम कास्ट के लोग रेबेलियन करना चालू कर देते हैं। औरंगजेब के टाइम पे चाहे आप मराठास की बात करें, जाट की बात करें, सतनामीज की बात करें, अलग अलग जगहों पर अगर रिवोल्ट हो रहे थे, अगर इस तरीके के रिवोल्ट देखने मिले थे, अपराइजेस देखने मिले थी, तो उसकी सीधी सीधी वजह यह थी कि आप देखिए सप्रेशन एक लिमिट तक सहा जाएगा, उसके बाद से बैकफायर होता है। पीसेंट्स को इतना ज्यादा सप्रेस किया जा रहा था जिसकी वजह से फाइनली रिबेल होना चालू हो जाता है। करो या मरो वाली स्थिति आ रही थी क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। अब हम बात करते हैं जात रैंकिंग के बारे में। तो आप जात रैंकिंग को समझिए। अगर किसी नोबल की जात 5000 है, इसका मतलब यह है उनकी जो रैंक होने वाली है वो 1000 जो होने वाले हैं, रैंक 1000 की होने वाली, उनसे ऊपर होने वाली। अकबर के टाइम पे 29 ऐसे मनसबदार थे जिनकी जो जात थी वो 5000 थी, रैंक ऑफ 5000 जात। औरंगजेब के टाइम पे ये जो मनसब्स हैं, ये मनसबदार जो हैं, इनको बढ़ाकर 79 कर दिया जाता है। यहां पर आपको एक पिक्चर दी गई है किस तरीके से आपके जो मनसब हैं वो मार्च कर रहे हैं सवार के साथ। जो आपका ये सवार है और साथ में ये आपके ये सवार है और ये सारे मनसब जो हैं, मनसब आपके आगे बढ़ने वाले हैं। शाहजहां के टाइम पे ये म्यूरल एक छोटी सी पेंटिंग बनाई जाती है। इस पेंटिंग में डिपिक्ट किया जा रहा है किस तरीके से करप्शन था उनके फादर के टाइम पे, उनके फादर के एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब जहांगीर के टाइम पे कितना ज्यादा करप्शन था। आप देख सकते हैं एक तरफ एक करप्ट ऑफिसर जो है वो ब्राइब ले रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो टैक्स कलेक्टर है वो एक गरीब पीसेंट को सप्रेस कर रहा है, गरीब पीसेंट को पनिश कर रहा है। ये चीज आपको देखने मिलती है शाहजहां के टाइम पे एक म्यूरल पेंटिंग में।
अब जरा हम जब्त और जमींदारी की बात समझें तो जब्त और जमींदारी में आप देखने वाले हैं जो मेन सोर्स ऑफ इनकम मुगल साम्राज्य का था वो था टैक्सेस। जो पीसेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पीसेंट्स बनाने वाले हैं, जो आपके फार्मर्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसको टैक्स करके ही ये अपना रेवेन्यू चलाते थे, इनकम जनरेट करते थे। पीसेंट्स जो टैक्स पे करेंगे ये आप देखने वाले हैं रूरल एलिट्स के द्वारा किया जाएगा। जो हेडमेन्स हैं, आपके लोकल चीफ्टेंस हैं, वो कलेक्ट करने वाले हैं इस टैक्स को। जो आपके मुगल साम्राज्य में आप देखेंगे इन सब लोगों को, जो आपके रूरल एलिट्स होते थे, जो रूरल चीफ्स होते थे, उन सबको आप जमींदार कहते थे। ये जो है एक इंटरमीडिएटरी पोस्ट होते थे। आपके जो मुगल साम्राज्य है उनको टैक्स लेने के लिए जमींदार उनका टैक्स कलेक्ट करेंगे और जमींदार जो है आपके वो हो जाएंगे आपके रूरल एलिट्स या हेडमेन्स। धीरे धीरे आप देखने वाले हैं ये जो लोकल हेडमेन्स हैं, ये पावरफुल चीफ्टेंस ये हैं, धीरे धीरे ये और पावरफुल हो जाएंगे। लोकली तो ये पावरफुल है, जैसे ही आपका सेंट्रल पावर वीक होगा 17th सेंचुरी के आसपास तो आपको और भी चीजें समझ में आने लगेंगी। जब्त में और जमींदारी में हमने जमींदारी समझ लिया है। टोडर मल का एक सिस्टम की बात करें हम तो टोडर मल का एक सिस्टम था जिसको कहते थे 10 साला। 10 साला का मतलब है 10 साल में इसका रिव्यू किया जाता था। आप देखेंगे सर्वे होता था क्रॉप्स का, यील्ड का, उनके प्राइस का और एरिया ऑफ कल्टीवेशन का। हर 10 साल में इस तरीके की चीज की जाती थी और इसीलिए इसको 10 साला कहते थे। 1570 से 1580 के बीच में यह चीज चलने वाली है। टोडर मल का जो फॉर्मूला था 10 साला रेवेन्यू जनरेशन फॉर्मूला, ये यूज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अंग्रेज भी इससे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। इस फॉर्मूले को अंग्रेज भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आप देखने वाले हैं कि जो टैक्स होता था उस हिसाब से आप देखने वाले हैं प्राइजेस फिक्स किए जाते थे हर क्रॉप के। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। साथ में आप देखने वाले हैं हर प्रोविंस को रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया जाता था। रेवेन्यू सर्कल्स का मतलब यह है कि वो अपना रेवेन्यू रेट्स अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं इंडिविजुअल क्रॉप के हिसाब से, बेस्ड ऑन दी इंडिविजुअल क्रॉप्स। और इसी को आप कहते हैं, इसी रेवेन्यू सिस्टम को आप जब्त कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? जब्त क्या है? जब्त हर सर्कल में जो रेवेन्यू सर्कल्स होंगे, अलग अलग प्रोविंसेस अपने हिसाब से रेवेन्यू सर्कल्स डिवाइड करेंगे, अपने शेड्यूल के हिसाब से डिवाइड करेंगे और वो रेवेन्यू रेट्स इंडिविजुअल क्रॉप्स के लिए रखेंगे। उसी को आप जब्त कहते हैं। आप देखेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इफेक्टिव सर्वे हुआ करता था, काफी केयरफुल अकाउंट्स रखे जाते थे। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं थी कुछ पर्टिकुलर प्रोविंसेस के लिए, जैसे गुजरात और बंगाल में ये चीज नहीं होती थी। एक इफेक्टिव अकाउंट नहीं रखा जा सकता था। साथ में आप देखें जमींदार जो हैं काफी इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे थे, जो ग्रेटर पावर उनके पास आ रहा था। धीरे धीरे ये ताकतवर होते जा रहे थे और कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर मुगल्स इनको एक्सप्लॉइट करते थे, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से इनको एक्सप्लॉइटेशन समझ में आता था तो ये रिबेल कर देते थे, ये रिबेलियन में उतर आते थे। आप देखेंगे एक पर्टिकुलर कास्ट के जमींदार और एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग, पीसेंट्स और जमींदार मिलके मुगल अथॉरिटी के खिलाफ रिबेल कर देते थे, रिवोल्ट कर देते थे, आंदोलन कर देते थे। ये सारी चीजें होती रहेंगी। आप इतने बड़े एम्पायर को चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे इस तरीके के रिबेलियन आपको देखने मिलते थे। आज भी आप ये चीज समझ सकते हैं, पूरे पैन इंडिया में कहीं ना कहीं हर स्टेट में कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। जो पीसेंट रिवोल्ट है ये कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी को चैलेंज करेगा। स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहा है, पीस को चैलेंज कर रहा है, तो रेवेन्यू में भी कमी या बढ़त होती रहती थी, फ्लक्चुएट करता रहता था। और ये 17th सेंचुरी के बाद ये पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। इसका जो एक्सटेंट ऑफ रेवेलियन है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है। वो हमने औरंगजेब के टाइम पे डिस्कस भी किया। अकबर के बारे में हम बात करें तो अकबर के क्लोज फ्रेंड थे जिनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल से कहा जाता है कि अबुल फजल भाई, तुम हमारे जो कोर्ट है इसकी हिस्ट्री लिखो, हमारा जो राज है उसकी हिस्ट्री लिखो। तो अबुल फजल 3 वॉल्यूम्स में अकबर के राइन की, अकबर के राज की हिस्ट्री लिखते हैं। इन 3 हिस्ट्री जो लिखते हैं हिस्ट्री, इनमें जो टाइटल थे वो अकबरनामा टाइटल था। जो सेकंड वॉल्यूम था उसमें अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में चर्चा की गई है, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में ये डिस्कशन है। और उसके साथ एक और वॉल्यूम थी जिसमें अकबर के राइन्स में इवेंट्स क्या क्या हुई उसके बारे में बात की। जो आपकी थर्ड वॉल्यूम थी उसको कहते हैं आईन अकबरी, जो पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन से डील करती है, हाउस होल्ड के बारे में, आर्मी के बारे में, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, ज्योग्राफी क्या थी आर्मी एम्पायर की, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। आईन अकबरी में आप देखने वाले हैं काफी रिच स्टैटिस्टिक्स डिटेल्स दी हैं, मतलब डेटा बहुत सारा दिया गया है, किस तरीके से आपको पैसे कहां से आ रहे हैं, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट हो रहा है, क्रॉप यील्ड क्या है, क्रॉप्स कौन कौन से उगाए जा रहे हैं, उसके साथ प्राइसेस क्या रहे, वेजेस क्या थे, रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आईन अकबरी में दी है। अब हम बात करते हैं अकबर की नीतियों के बारे में, अकबर की पॉलिसीज के बारे में।
आप देखने वाले हैं अकबर की जो पॉलिसी थी, अबुल फजल ने जब किताब में डिस्कस किया है, जो अकबरनामा लिखी है उसमें पर्टिकुलरली डिस्कस किया गया है। साथ में जो आईने अकबरी है उसमें भी पॉलिसीज के बारे में बताया गया है। अकबर बात करते, अबुल फजल कहते हैं कि जो प्रोविंसेस है उनको सूबा कहा जाता था। साथ में जो सूबा है उसको गवर्न करने के लिए जो पर्सन अपॉइंटेड था, जो ऑफिसर अपॉइंटेड था, उसको आप सूबेदार कहते हैं, सूबेदार कहा जाता था उसको, जिसका काम था पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस परफॉर्म करना। आप देखने वाले जो प्रोविंसेस हैं वहां पर जो फाइनेंशियल काम करने वाले हैं उसको हम दीवान कहते थे। तो आपको सूबा, सूबेदार और दीवान याद हो गया। आगे आप देखने वाले जो मिलिट्री पे मास्टर था, जो मिलिट्री के सैलरीज वगैरह पे करता था, उसको आप बख्शी कहते थे। और साथ में जो भी रिलीजियस और चैरिटी का काम देखते थे उसको सदर कहा जाता था, सदर। मिलिट्री कमांडर जो था, जो पूरी फौज को कंट्रोल में रखता था, कमांड करता था, उसको फौजदार कह रहे हैं। और इसके साथ आप देखने वाले हैं जो टाउन की पुलिस है उसको कोतवाल कहते हैं। याद है, आज भी आप कोतवाली वर्ड यूज करते हैं जब आप पुलिस को रेफर करते हैं। तो साथ में यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने मिलेगी कि फाइनेंसेस एक अलग पर्सन कंट्रोल कर रहा है और मिलिट्री कमांड एक अलग पर्सन। आप देख रहे हैं मिलिट्री का पे मास्टर बख्शी है और दूसरी तरफ जो मिलिट्री का कमांडर है वो फौजदार है। यहां पर भी आपको डिवीजन ऑफ पावर देखने मिलेगा, सेपरेशन ऑफ पावर अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े अच्छे से देखने मिलता था। कहीं पर भी आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखने वाला है। यही चीज आज आप देखेंगे, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम भी यहां पर देखते हैं किस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर आपके आर्टिकल 50 में आता है। एक और बात की गई है नूरजहां की। किताब में बताया जाता है जो नूरजहां है, जहांगीर के दरबार में किस तरीके से नूरजहां का प्रभाव था, इंपैक्ट कैसा था, इन्फ्लुएंस कैसा था। नूरजहां की बात करें तो नूरजहां का नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा नाम था इनका और इनका एम्परर जहांगीर से शादी होती है 1611 में। 1611 में शादी करते हैं और इनका नाम हो जाता है नूरजहां। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। आप देखेंगे बहुत बहुत ज्यादा वफादार थी वो। साथ में जो आपके जहांगीर है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता था इनके द्वारा। जहांगीर ने इनकी लॉयल्टी और इनके सपोर्ट को देखते हुए चांदी के सिक्के इनके नाम के से बनवाए, जो आपके स्टक कराए, चांदी के सिक्के बनवाए इनके नाम से। आप देखने वाले हैं इनके नाम से बेगम क्वीन बेगम नूरजहां के नाम से सिक्के बनवाए गए। एक फरमान भी मिला है हमें, एक डॉक्यूमेंट मिला है। फरमान का मतलब होता है ऑर्डर, और उसमें उससे हमें पता चलता है कितनी पावरफुल थी नूरजहां उस टाइम पे। यहां पर लिखा गया है, आप देखेंगे एक स्क्वायर सील है। स्क्वायर सील में जो लिखा गया है वो मैं आपको बताता हूं। कमांड ऑफ हर मोर सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहां पातशाह बेगम। पातशाह बेगम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी उस टाइम पे मुगल एम्पायर में, और ये सिर्फ एक ही विमेन को मिलती थी पूरे मुगल साम्राज्य को में, एक ही विमेन को। और ये पातशाह वुमेन की जो एक पोस्ट है वो आप देखने वाले हैं नूरजहां को मिली थी। साथ में आप देखने वाले हैं ये जो राउंड सील है, यहां पर लिखा गया है बाय द सन ऑफ शाहजहां शी बिकेम अ ब्रिलियंट एंड एज अ मून। ये चीज लिखी गई है वहां पर। और ये भी लिखा गया है नूरजहां पातशाह बी द लेडी ऑफ द एज, आप इस सदी की महिला हो। इस तरीके से बात की गई और बहुत ज्यादा इनके सिक्के बनाए गए और इनके बारे में सील्स में भी डिस्कशन है। अकबर के नोबल्स की बात करें, किस तरीके से उनके आइडियाज थे, किस तरीके से वो कमांड करते थे बड़ी बड़ी आर्मीज को, तो आपको पता चलेगा यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दिया जाता था। जो भी आपके पैसे हैं उन सबको दिया जाएगा। आप देखने वाले हैं एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क डेवलप हो जाता है 17th सेंचुरी के आसपास तक। 17th सेंचुरी में जो इंडिपेंडेंट नेटवर्क डेवलप हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी बन रही थी। आपका जो एम्पायर है उसकी लॉयल्टी वीकन हो रही थी और सब अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना चालू कर देंगे। अकबर के समय पर कहानी बहुत ही अलग थी। यहां पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। जैसे जैसे रेवेन्यू कम होता है आपकी जो एम्पायर है वो वीकन होने लगती है। आप देखने वाले हैं अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक जगह बनाई जिसको आप इबादत खाना कहने वाले हैं। इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी में 1570 में बनाया गया। 1570 में यहां पर डिस्कशन चालू हुए अलग अलग रिलीजन के। यहां पर उलेमास को बुलाया जाने लगा, जो आपके लर्नेड मैन थे, थियोलॉजियन थे इस्लाम के। ब्राह्मण्स को बुलाया जाएगा, जेसुएट प्रीस्ट को बुलाया जाएगा जो आपसे क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे, रोमन कैथोलिक्स को बुलाया जाएगा, जोरास्ट्रियंस को बुलाया जाएगा, जैन्स को बुलाया जाएगा। इस तरीके से बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी बुलाया जाता था और बहुत सारे डिस्कशंस इबादत खाना में होते थे। अकबर का इंटरेस्ट था कि एक सोशल सिस्टम बनाया जाए, एक सोशल कस्टम बनाया जाए जो अलग अलग पीपलों को साथ में लेकर चल पाए। अकबर ये सारे इंटरेक्शन करते थे, अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग जो फेथ है, उन सबको समझने की कोशिश करते थे, रियलाइज करने की कोशिश करते थे। वहां पर वो ये कोशिश करते थे जो आपके डॉगमास हैं और जो बायगॉट्स हैं उनको समझा जाए। डॉगमास क्या होता है? जो आपके रूढ़िवादी सोच चली आ रही है। बायगॉट क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो अपने
धर्म को दूसरे के धर्म से बड़ा समझता है। इन सारी चीजों को समझने का प्रयास किया जा रहा था। डिसहार्मनी के क्या रीजंस हैं, आपके सब्जेक्ट्स में जो डिवीजन है उनके क्या रीजंस हैं, इनको समझने का प्रयास किया जा रहा था। बाद में अकबर एक कॉन्सेप्ट देते हैं, एक आइडिया देते हैं, जिसको वो कहते हैं सुलह कुल। सुलह कुल मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। अकबर के इतने बड़े साम्राज्य में आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी की वजह से परेशानियां भी बहुत सारी होने वाली है। परेशानियों का मतलब यह है कि इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन, फेथ टसल्स आप देखने वाले हैं, बाइगोटरी होने वाली है। एक आदमी अपने धर्म को बड़ा कहकर दूसरे के धर्म को छोटा कहेगा, दूसरे के धर्म की कमियां निकालेगा, इस तरीके की चीजें होने वाली हैं। इसीलिए अकबर जो है वो सुलह कुल का आइडिया लेकर आते हैं, यूनिवर्सल पीस का आइडिया लेकर आते हैं। इस आइडिया में बताया जाता है, इस आइडिया को कहा जाएगा आइडिया ऑफ टॉलरेंस। यहां पर आप किसी भी पर्टिकुलर फेथ को डिस्क्रिमिनेट नहीं करने वाले। सारे पीपल जो इस राइन में रह रहे, इस राज्य में रह रहे हैं, वो सब सच बोलेंगे, जस्टिस को फॉलो करेंगे और शांति से रहेंगे, पीस से रहेंगे। ये सारी जो फोकस सिस्टम है, ये जो कुछ आइडियाज है, इन पर फोकस किया जा रहा था। यूनिवर्सली एप्लीकेबल सिस्टम देखे गए। सारे रिलीजन में आप देखेंगे, सारे रिलीजन आपसे बोलते हैं सच बोलो, हमेशा इंसाफ होना चाहिए और शांति से रहना चाहिए हमें, और इन्हीं आइडियाज को ये आगे बढ़ाने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं। अबुल फजल कहीं ना कहीं अकबर को हेल्प करते हैं इस विजन को फ्रेम करने में कि किस तरीके से आपका ये सुलह कुल का जो एक विजन है उसको आप गवर्नेंस में एस्टैब्लिश कर पाए। और जैसे ये प्रिंसिपल बनाए गए थे, उन्हीं प्रिंसिपल्स को आप देखने वाले हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस को जहांगीर और शाहजहां फॉलो करेंगे। डॉगमास जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर आप देखने वाले हैं जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है आपके टेक्स्ट का, जो अथॉरिटेटिव सिस्टम है उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसको बिना सवाल के आपको फॉलो करना है। आप कभी सवाल नहीं पूछ सकते, इस तरीके की बात की जाती है। बायगॉट में मैंने आपको बताया एक ऐसा पर्सन जो कि अपने रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, अपने कल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है और दूसरे के कल्चर को बिलिटल करता है। यहां पर आप पिक्चर देखिए, जो आपके बादशाह अकबर है वो यहां पर बैठे हैं इबादत खाना में, और ये अलग अलग धर्म के जो जानने वाले हैं उन सब से चर्चाएं कर रहे हैं, उन सब के धर्म के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब अकबर के बारे में हम बात करें तो अकबर ने काफी ट्रांसलेशन करवाए। कुछ इंपॉर्टेंट किताबें थी जो उन्होंने संस्कृत का जो वर्क है उसको पर्शियन में ट्रांसलेट कराने के काम किए। आप देखने वाले हैं एक मकतब खाना करके, जिसको आप कहेंगे ट्रांसलेशन ब्यूरो, उसको एस्टैब्लिश किया गया आपके फतेहपुर सीकरी में। और मकतब खाना में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि रामायण, महाभारत, लीलावती, ये सारी इंपॉर्टेंट बुकें, योगा वशिष्ठ, ये सारी किताबों को संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। रज्मनामा जो पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का, इसमें आप देखने वाले बड़े सुंदर सुंदर इलस्ट्रेशंस दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को यूज किया गया है महाभारत को देने में रज्मनामा नाम से। साथ में सुलह कुल के बारे में, उनके लड़के, जो अकबर का कॉन्सेप्ट था सुलह कुल का, उनके लड़के का क्या रेफरेंस था, क्या उनके व्यूज थे, जहांगीर के क्या व्यूज थे, ये बताए गए। जहांगीर बताते हैं कि ये जो डिवाइन कंपैशन की बात की जाती है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ये एम्पायर फैला हुआ है ये सारी क्लासेस में, ऑल क्लासेस में फैला हुआ है, ऑल फॉलोअर्स जो भी तमाम लोग हैं, बहुत नाना प्रकार की डाइवर्सिटी है। और इस इंपीरियल डोमिनेंट को, जो इतना बड़ा इंपीरियल सिस्टम है जिसकी लिमिट सिर्फ सी है, आप देखेंगे अरेबियन सी इस तरफ और बे ऑफ बंगाल इस तरफ और नीचे इंडियन ओशन, तो सिर्फ इतने बड़े डोमिनियन जिसको सिर्फ सी उसकी लिमिट है, उसको आपको अगर कंट्रोल करना है, उसको अगर आपको अच्छे से चलाना है, तो आपको जो रिलीजन्स है, उनके जो बिलीव्स हैं, जो अच्छी और बुरी चीजें हैं, उन सबको समझने की जरूरत है और उसके साथ एक रास्ता अपनाना है आपको, जिसमें आप टॉलरेट करके चलेंगे। यहां पर आपकी जो रोड टू इनटॉलरेंस है वो बंद है, जो रोड टू इनटॉलरेंस है उसका कोई रास्ता आगे है ही नहीं। यहां पर बताया गया जहांगीर के द्वारा कि जो सुन्नी मुस्लिम है वो शिया मुस्लिम से मिलता है मस्जिद में, क्रिश्चियन जो है वो ज्यूज के साथ आपके गिरजाघर में, चर्च में जाकर अपनी प्रेयर कर रहा है, और ये सारी चीजें ही यूनिवर्सल पीस की बात करती हैं और यही सुलह कुल है, और ये बात जहांगीर के द्वारा हमें पता चलती है। अब हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपके मुगल एम्पायर में 17वीं सेंचुरी और उसके बाद में चेंजेस आते हैं। आप देखने वाले हैं जो एफिकेसी है मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन की, इसमें भी कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रोस्पेरिटी देखने मिलती शुरुआती दौरों में। मुगल एम्पायर काफी पावरफुल हो रहा था। अगर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते थे तो ये बात करते थे कि इतना अमीर और इतना पैसे वाली जगह है ये, दिस इज अ वेरी रिच लैंड, वेरी वेल्दी लैंड। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं बात की जाती थी पॉवर्टी की और इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी बड़ी ही ज्यादा गहरी थी। आप देखेंगे एक तरफ आपको ऑपुलेंस दिखेगा, अमीर लोग दिखेंगे, धनाढ्य लोग दिखेंगे, तो दूसरी तरफ आपको गरीब भी दिखेंगे। यहां पर शाहजहां के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स में यह बताया जाता है कि आप देखने वाले हैं 61% जो आपका टोटल रेवेन्यू होता था वो तो सिर्फ आपके मनसबदारों के पास चला जाता था। यह बात यहां पर आपको देखने मिलेगी।
आगे समझ में आता हमें कि जो मुगल की सैलरीज थी, मनसबदार अपनी जो ग्रेटर डील ऑफ रेवेन्यू था जो आता था उनके पास, वो इनकम जो भी होती थी वो सैलरीज में और गुड्स सामान खरीदने में और सैलरी बांटने में लग जाती थी। अब जब सैलरी मिलने वाली है और गुड्स आप खरीदने वाले हो तो कहीं ना कहीं मार्केट में रेवेन्यू जनरेट होगा, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के हाथ में पैसा आता था। लेकिन आप यहां देखने वाले हैं तब भी जो पीसेंट्स थे, जो आम आदमी थे, वो अपना जीवन ऐसे जीते थे, हैंड टू माउथ, हाथ में मिला और अपना सिर्फ खाना खाया उतना ही हो पाता था, बाकी इनका जीवन काफी कठिन होता था। इनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे कि ये एडिशनल टूल्स खरीद पाए या सप्लाईज कर पाए जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो काफी बुरी स्थिति थी आपके पीसेंट्स की। कुछ जो अमीर पीसेंट्स थे या अमीर आर्टिस्ट थे या मर्चेंट्स थे, उन्होंने, साथ में आप देखने वाले हैं बैंकर्स भी होने वाले हैं, तो वो भी इकोनॉमिक वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे। लेकिन जो कॉमन पीसेंट है वो तब भी काफी तकलीफ में था। तो मेन जो पैसा आने वाला है, मेन जो इनकम होने वाली है, वो मनसबदार के हाथ में आएगी। मनसबदार उसको सैलरीज और गुड्स के लिए स्पेंड करेंगे, सैलरीज देंगे, लेकिन उससे पीसेंट की लाइफ में ज्यादा चेंज नहीं आने वाले। हम बात करें मुगल एम्पायर का 17वीं सेंचुरी के आसपास और उसके बाद में किस तरीके से बदलाव आ रहे थे, तो यहां आप देखने वाले हैं जो आपके एलिट्स हैं, मुगल एलिट्स हैं, वो धीरे धीरे पावरफुल होने वाले हैं। वो पावरफुल होने वाले हैं और लेट 17वीं सेंचुरी में अलग अलग जगहों के जो गवर्नर हैं, चाहे आप बात करें हैदराबाद या अवध, यहां पर आपको नई डायनेस्टीज मिलने वाली है। यहाँ जो सर्वेंट्स थे आपके मुगल एम्पायर के, जब वो पावरफुल हो जाएंगे और आपका जो सेंटर है वो वीक होने लगेगा, तो ये जो नई नई डायनेस्टीज आएंगी ये धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देंगे। शुरुआती दौर में आप देखने वाले ये जो प्रोविंसेस हैं 18वीं सेंचुरी के आसपास, ये अपने आप को कंसोलिडेट तो कर लेते हैं, लेकिन तब भी अपने आप को आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंट नहीं करते। बाद में ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देने वाले हैं। याद करेंगे हम अवध के बारे में, हैदराबाद के बारे में, तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। शुरुआत में अपने मुगल मास्टर्स से कनेक्शन बनाए रखेंगे और बाद में अपने आप को डिक्लेयर कर देंगे एज इंडिपेंडेंट, या फिर मुगल्स का जो कंट्रोल है ये इनडायरेक्टली भी खत्म कर देंगे। फाइनली हम बात करने वाले हैं किंग्स एंड क्वींस के बारे में इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर आप देखने वाले एक महान मोनार्क था, एक महान राजा था जिसका नाम है ओटोमन टर्क का सुल्तान सुलेमान। ये आपको 1520 से 1566 तक इन्होंने रूल किया पूरे ओटोमन एम्पायर में। आपको ओटोमन एम्पायर पता है, आज के समय जो टर्की के आसपास का इलाका है वही तब उस समय ओटोमन एम्पायर था। इनने अपना एम्पायर यूरोप, हंगरी, तमाम जगहों पर एक्सपेंड किया। ऑस्ट्रिया में भी इन्हें एक्सपेंड किया। यहाँ पर आप देखने वाले इनकी जो आर्मी है, इन्हें बगदाद और इराक में भी काफी कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। नॉर्थ अफ्रीका में भी इन्होंने काफी एक्सपेंशन कर लिया। इंपॉर्टेंट बात यह है हमें समझने वाली कि इन्होंने नेवी भी अपनी काफी स्ट्रॉन्ग की, स्पेन है, अरेबियन सी है, इन सबको भी कंट्रोल किया और पोर्चुगीज को भी चैलेंज करने लगे। आप देखिए कितना बड़ा साम्राज्य हो गया था इनका। ये देखिए आप नॉर्थ अफ्रीका के इलाकों में देख लीजिए, आपका अरेबियन सी का ये जो इलाका है, अरेबियन सी के आसपास का इलाका, सारी जगहों पे इन्होंने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया और यहाँ पर यूरोप में भी इन्होंने एक्सपेंशन किया। आगे आप समझने वाले हैं इनको अल कानून नाम से बुलाया जाता था। अल कानून मतलब द लॉ गिवर। क्यों? क्योंकि इनके समय में काफी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस को पास किया गया। इनके राइन में काफी इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस का यूज हुआ। साथ में इनने जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं उनको भी स्टैंडर्डाइज कर दिया अपने पूरे साम्राज्य में, जिसकी वजह से जो पीसेंट्स हैं उनको काफी मदद मिली, उनको प्रोटेक्ट किया गया, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। चाहे आप फोर्स्ड लेबर की बात करें या फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस पास कर दिए जाते थे, उनसे भी प्रोटेक्शन मिली पीसेंट्स को। बाद में जब 17वीं सेंचुरी में आप देखने वाले हैं यहां पर डिक्लाइन होगा ओटोमन साम्राज्य का, तो सुलेमान कानूनी का जो टाइम था उसको पीरियड ऑफ आइडल गवर्नेंस के नाम से याद किया जाने लगा। तो ये हमने किंग्स एंड क्वींस के बारे में पढ़ा। अब परंपरा अनुसार स्लाइड को पॉज करें और इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करें। आप देखें आपने क्या सीखा है। उम्मीद करता हूं आपने जवाब दे दिए होंगे। तो हम मैच द कॉलम में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखें जो मंगोल हैं, मंगोल मदर की तरफ से और उज्बेक फादर की तरफ से, यह हमें याद रहना चाहिए। जो आपकी सिसोदिया राजपूत है, याद करिए ये आपके मेवाड़ से संबंधित थे। मनसब जो है, मनसब कहां से संबंधित थे? मनसब एक रैंक हुआ करती थी। जहांगीर नूरजहां से कनेक्टेड है। सूबेदार जो होते थे, सूबेदार याद करिए गवर्नर होते थे सूबा के। और फाइनली जो आपके राठौर राजपूत है वो मेवाड़ से संबंधित है। तो यहां पर हमने डिस्कस किया, मैच द कॉलम किया, हमने समझा कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। यहां पर हमारा लेक्चर खत्म होता है।